हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th चैप्टर 1 साइंस का। ठीक है। चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और मेजरमेंट। अच्छा, आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हम क्यों समझना चाहते हैं या फिर क्यों पढ़ना चाहते हैं? कि देखो, आप अभी घर में रोटी खा रहे हो तो क्या आपने कभी गौर किया है या फिर नोटिस किया है कि ये रोटी कहाँ से आई, और कहाँ से आई तो ये छोड़ो, मतलब कैसे इनकी हिस्ट्री क्या है कि ये कहाँ से मतलब आती हैं। तो चलो इसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है। इससे पहले हम क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो हम एक्चुअल इसका मतलब समझे तो कि एक ही जगह यानी कि एक लैंड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक ही तरह की क्रॉप उगाई जाए, उसे ही हम क्रॉप कह देते हैं। यानी कि एक तरह की फसलें उगाई जाती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? क्रॉप। मानकर चलो जैसे बिहार यूपी में बहुत, या फिर हरियाणा पंजाब, इन सब में क्या होता है कि जैसे गेहूँ धान ये सब ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाए जाते हैं। और एक जगह से देखोगे ना तो बहुत बहुत दूर तक हमें गेहूँ चावल दिखाई देते रहते हैं। इन सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या कह देंगे? क्रॉप कह देंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में देखो, अब ये जो है 10,000 BCE पीपल जो थे, पहले के जो पीपल थे, वो सब ना क्रॉप के लिए यानी कि फूड के लिए, ब्रीडिंग और फीडिंग सब के लिए नेसेसरी हैं। तो वो सब फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। जाते जाते जहाँ पर उसे फूड मिल जाता था वहीं पर वो सर्वाइव करने लग जाते थे। तो ऐसे करते करते बाद में इन सबको पता चला, फूड और शेल्टर के लिए हमेशा घूमते थे, लेकिन बाद में इसका कुछ उपाय निकाला, या फिर हिस्ट्री आगे आगे बढ़ती जैसे ही जाती है वैसे सब कुछ पता चलते जाती है। तो बाद में इन्हें पता चला कि हाँ, खेती भी होती है और इसमें ना क्रॉप भी उगाए जाते हैं। तो इनके बारे में उन सब ने बहुत रिसर्च किया एंड खेती करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा देखो, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप का मतलब यही है कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एक ही सेम काइंड ऑफ क्रॉप उगाया जाए, कल्टीवेट किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। आए समझ में? अब देखो, क्रॉप में कुछ भी हो सकता है, यानी कि व्हीट, राइस, पैडी, राइस मतलब ग्राम वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत कुछ आ सकते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब भी क्या है, इन सब की भी क्या होती है? खेती होती है। ठीक है। अब देखो, India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity, rainfall vary from one region to the another region. आपको पता है ना कि टेम्परेचर वन रीजन टू अनदर रीजन चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ और टेम्परेचर है और किसी और स्टेट में, हमारे इंडिया के अंदर कुछ और टेम्परेचर होता है। ऐसे ह्यूमिडिटी भी होती हैं, रेनफॉल भी होते हैं। कहीं पर आज बारिश हो रही है और कहीं पर कल हो जाएगी, कहीं और परसों हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब हमारे इंडिया में ऐसे होते हैं और सभी जगह होते हैं ऐसे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा देखो, आपने किसका मतलब समझ लिया? क्रॉप का मतलब समझ लिया। अब देखो, डाइवर्सिटी यानी कि हर डाइवर्सिटी है, सभी जगह ना अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं। तो अब हम ना टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रॉप का क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप का टाइप्स हम यहाँ पर दो टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट में खारिफ क्रॉप पढ़ेंगे एंड सेकेंड में राबी क्रॉप। कौन कौन सा? दो हैं, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। अब देखो, खारिफ क्रॉप का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये क्रॉप कब सो किया जाता है? रैनी सीजन में। ठीक है, रैनी सीजन में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि कब सो किए जाते हैं ये? रैनी सीजन में, इसे खरीफ फसल कहते हैं। इसके बाद जो हमारे इंडिया में है, रैनी सीजन कब आते हैं? जून टू सितंबर। ठीक है, जून टू सितंबर तक बारिश होती है और तभी ये क्रॉप उगाई जाती है, ये क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या हम
क्या क्या उगाए जाते हैं, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स है एंड कॉटन है। ठीक है, ये सब क्या है, खरीफ फसल है और ये जून टू सितंबर में उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है राबी फसल। राबी फसल यानी कि राबी क्रॉप। राबी क्रॉप, ये क्रॉप देखो, ये इस क्रॉप को हम क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप कह देते हैं, है ना। विंटर क्रॉप भी कहते हैं एंड विंटर सीजन में उगाई जाती है, यानी कि अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, कब तक, अक्टूबर टू मार्च तक उगाए जाते हैं, इसे राबी क्रॉप कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, इसमें ना आप बहुत सारे दे सकते हो कि हम अगर गांव जाते हैं इस टाइम में, राबी फसल के टाइम में, तो बहुत मज़ा आता है खेतों वेतों में घूमने में। ठीक है, तो व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसी। ठीक है, इन सब को क्या कहते हैं, राबी फसल कहते हैं। और पल्सेस भी होते हैं, वो समर सीजन में उगाए जाते हैं। कुछ पल्सेस हैं एंड वेजिटेबल्स हैं, वो समर सीजन में उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, कब, समर सीजन में। अब देखो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने समझ लिया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस उसे कहते हैं, जैसे हमने कहा था कि क्रॉप है, क्रॉप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में लैंड पे उगाए जाते हैं, सेम काइंड ऑफ क्रॉप, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं एंड उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप कहते हैं और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड पढ़ने जा रहे हैं सोइंग। थर्ड पढ़ेंगे एडिंग एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ पढ़ेंगे इरिगेशन। फिफ्थ पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग और सेवन्थ पढ़ेंगे स्टोरेज। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो जनरली सी सिंपल सी बात कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं। और देखो हम इसमें पढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते भी। अब सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज करते हैं मिट्टी को, क्या करते हैं, लूज करते हैं। ताकि लूज क्यों करते हैं, ताकि ना वो सॉइल क्या हो जाए, लूज हो जाए और वो ना रूट जो है ना प्लांट की, वो ईजिली ब्रीथ कर सके, यानी कि सांस ले सके, ईजिली ब्रीथ कर सके, उनके रूट क्या कर सके, ईजिली ब्रीथ कर सके। इसीलिए क्या करते हैं, मतलब हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं। अब देखो आगे, जो लूज सॉइल है ना, वो लूज सॉइल हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। अच्छा, आपको पता होगा, अगर आप गांव जाते हो तो अर्थवर्म को तो देखा ही होगा। अगर जो मतलब अर्थवर्म है ना, जो लूज सॉइल होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं ग्रो करने में, किसको, अर्थवर्म को। ठीक है, अर्थवर्म जो ग्रो कर रहा होता है ना, तो वो लूज सॉइल बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे देखो, अगर ये हो गया, ठीक, मतलब ग्रो हो गया, तो आपको पता है ना, ग्रो हो गया तो मिट्टी फर्टिलिटी ज़्यादा ही बनती रहेगी। अब देखो फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवर्म को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अर्थवर्म मिट्टी में प्रेजेंट होता है, तभी वो क्या करता है, जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल यानी कि एक्सक्रेटा यूरिन पास करता है ना, तो उससे फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो मैन्यूर, नेचुरल मैन्यूर की तरह काम करता है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमस सब कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए उसे फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। अच्छा देखो, अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कुछ कुछ, तो इसके बारे में देख रहे हैं कि मिनरल्स, वाटर, एयर, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए, हर प्लांट के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं मिनरल्स। जैसे हमारे लिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे प्लांट के लिए भी ज़रूरी है ना, मिनरल्स, वाटर, एयर। तो इन सब में जैसे जैसे देखो, जो प्लांट सड़ गए हैं, जो प्लांट डिकम्पोज, मतलब ख़राब हो गए हैं, तो वो डिकम्पोज होकर खेत में जाता है और वो मैन्यूर बन जाता है फिर से, तो अच्छी बात है वो। तो अब देखो, जो लूज सॉइल थे उसे क्या किया जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लाइंग। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि जो सोयल को क्या करते हैं, लूज किया जाता है। लूज सोयल को क्या करते हैं, लूज करते हैं टिलिंग करके और प्लेइंग करके, ठीक है। प्लेइंग करके क्या करते हैं, उसे लूज किया जाता है। प्लॉ होता है जब प्लॉइंग होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप सबने देखा होगा ना कि गांव में क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए 2 बुल्स लेते हैं एंड फार्मर्स साथ में जाते हैं और फिर हल जोतते हैं, ठीक है। इसका मतलब तो सिंपल में समझ में आता होगा ना कि हल जोतना, उसे क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं एंड प्लॉइंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, और इसके थ्रू मिट्टी को हल्का किया जाता है, ठीक है। और ये प्लग होते हैं, यानी कि प्लॉ होते हैं, वो आपको पता है कि वुड एंड आयरन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और देखो और सोयल में ड्राइनेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड कुछ में ड्राइनेस होना ज़रूरी भी है, कुछ में नहीं भी है। अब देखो, इफ़ मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लॉइंग से पहले वाटरिंग करनी ज़रूरी है। द फील्ड हैव द क्लम्प ऑफ द, इसका मतलब है कि द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प ऑफ सोयल इज कॉल्ड क्लम्प्स, यानी कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उसे टीलिंग करके क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लम्प्स कहते हैं, ठीक है। उसे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, छोटे छोटे में ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर बाद में उसमें सोइंग करते हैं, यानी कि बीज देते हैं। अगर तो वो एरिया, अगर जहाँ पर क्रॉप उगाना चाहते हो वो एरिया ड्राइनेस है, तो उसमें इरिगेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन के साथ साथ ना लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ऊंचे ऊंचे नीचे ऊपर होंगे तो वहाँ पे थोड़ी ना क्रॉप उग पाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे क्या लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद उसमें मैन्यूर भी मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। पहले भी किए जाते हैं टिलिंग के बाद, और फिर वहाँ पर मैन्यूर मिक्स करके फिर सोइंग किया जाता है, बाद में अच्छे से सोइंग किए जाते हैं। तो इसमें बस उसके बारे में है, प्लॉ के बारे में। प्लॉ देखो, प्लॉ हम पहले के ज़माने में या फिर अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हैं, तो अभी भी यूज़ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो बने होते हैं ना, पेयर ऑफ बुल्स होते हैं, अदर एनिमल को भी ले सकते हैं, जैसे हॉर्स हैं, कैमल है। इट कंटेन द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप जो होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉ शेयर कहते हैं, ठीक है, प्लॉ शेयर कहते हैं। और जो मेन पार्ट ऑफ the plug is long log of wood is called the plug shaft। नीचे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, हम पिक्चर से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से आएगा। दिस इज द हैंडल, द शाफ्ट कहा जाता है, हम नीचे पढ़ रहे हैं इनके बारे में, यानी कि चित्र से पढ़ेंगे, आई मीन डायग्राम से पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा। देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये चीज़ है ना, ये डंडे लाइक, उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। और जो ये है ना, ये नीचे ये वाला दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, प्लॉ शेयर कहते हैं। और ये जो है ना ऐसे वाला, उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना हमारे किसान जी हैं, और ये बुल्स हैं, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। देखो, हो जो है ना, एक सिंपल टूल हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लॉइंग में, यानी कि टीलिंग में, और वो खेती करने में, यानी कि फार्मिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखो सिंपल है, ये जो इसको रिमूव करने में काम आते हैं, वीड को, ठीक है। वीड जो होते हैं उसे रिमूव करने में काम आते हैं, फॉर द लूजिंग ऑफ द सोयल को लूज करने में भी काम आता है। एंड लॉन्ग रॉड वुड और आयरन से बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोर्ड पेंट, ये इससे भी हम देख रहे हैं नीचे, ठीक है। अब देखो, हो ये रहे कि ये जो होते हैं ना ऐसे ऐसे लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो है ना, ये वाले एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, बेंड प्लेट कहेंगे। और ये जो पकड़ने वाला है ना, उसे ग्रिप कहेंगे। ये क्या है, हैंडल है जिससे जुड़ रखे हैं ग्रिप, और ये नीचे वाले पार्ट रोड वाला है, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, बेम कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो, कल्टीवेटर जो है ना, आजकल में जो भी कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी कि जो भी ट्रैक्टर वगैरह है, वो भी क्या काम करते हैं, प्लॉइंग के ही काम करते हैं। पहले हल से करते थे लोग, हल से, यानी कि लकड़ी वाले हल से करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से कर लेते हैं। देखो इसका बेनिफिट यही है कि लेबर कम कम लगते हैं, यानी कि लेबर कम लगते हैं खेती करने में, जो मेहनत
मेहनत लगती थी किसानों की, वो कम हो गई है, वो कम परेशान होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका भी काम यही है। तो मतलब तो ये अच्छी बात है और बहुत अच्छा तरीका है जिससे वो जल्दी कर लेते हैं। यहाँ इसमें एक ही व्यक्ति बहुत सारा खेत जोत सकता है, तो बहुत टाइम सेविंग है, तो अच्छा है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोइंग यानी कि बीज बोते हैं। बीज कैसे बोते हैं? बीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए हल को, मिट्टी को प्रिपेयर किसके लिए किया? बीज बोने के लिए, ताकि हमारे क्रॉप्स उग सके, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन होते हैं पहले। अब क्या करते हैं, पहले जो बीज को बोने से पहले क्या करते हैं, उन्हें गुड क्वालिटी के चुनते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटी के बीज चुनते हैं, फिर क्लीन करते हैं, उसे हेल्दी सीड बनाते हैं। एंड गुड वैरायटी भी होनी चाहिए, गुड वैरायटी होते हैं। अच्छा देखो, जो फार्मर है ना वो प्रीफेयर करते हैं कि हाई इल्ड सीड होने चाहिए, हाई इल्ड सीड होने चाहिए, तो मतलब वो सही रहेगा खेतों के लिए। एंड एक मिनट रुक जाओ। अच्छा देखो, अब क्या कर लिया, सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे होता है कि कुछ सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी कि वो सब क्या करते हैं, पहले पहले करते थे या फिर अभी भी कर रहे हैं कि एक बीकर लेते हैं, बड़े से बीकर लेते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं, बीज, जितने भी सीड होते हैं ना, सीड्स होते हैं ना, जो सबको डाल देते हैं। अब देखो नीचे सारे बीकर में क्या है, पानी भरा हुआ है, जो नीचे बीज बैठ जाएंगे और कुछ बीज फ्लोट करते रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप सब ये कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो नीचे बीज बैठ गया या फिर जो फ्लोट कर रहा है, कौन सा अच्छा होगा इसमें से, किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो सब वो आप सब बताओ। ठीक है, फिर आप सब देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे। तो देखो जो लाइटर होता है इसमें ना पता चलता है कि लाइटर और हैवियर का पता चलता है कि कौन सा मतलब हल्का है, कौन सा बड़ा है। तो जो जो हल्का होता है ना वो फ्लोट करता रह जाता है ऑन वाटर, एंड जो जो हैवी होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो अब देखो, इट इज़ द गुड मेथड फॉर द सेपरेशन गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डिमांडेड वंस। ठीक है, ये बोले कि देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है इसे चुनने का कि कौन कौन सी सीड अच्छी हैं, मतलब कौन से क्वालिटी के अच्छे हैं, यानी कि जो अच्छे होंगे, जिसमें कीड़े वीड़े नहीं लगे होंगे, जो खाली नहीं होगा अंदर से, वो नीचे बैठ जाएगा, हैवी होगा, और जो लाइटर होगा यानी कि जो हल्का होगा ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, अब देखो, बिफोर सोइंग इम्पोर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स एंड शोइंग द सीड। ठीक है, अब देखो कुछ ना इन सब के मतलब ट्रेडिशनल टूल भी हैं, कुछ ट्रेडिशनल टूल हैं जिसे ना फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फनल फनल से फिल किए जाते हैं सीड सीड को, एंड 3 पाइप लगे होते हैं, शार्प एंड होते हैं। अच्छा हम देख रहे हैं नीचे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये जो है ये हल जोत रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये नीचे जो है ना, नीचे एक टनल लाइक दिख रहा है, सोइंग वगैरह, सिलेक्शन ऑफ सीड, ये सब हो गया था। तो हम आज आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, सोइंग में एक स्टेप रह गया था, एक हेडिंग रह गई थी, उसका नाम क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का वो क्या होता है, यानी कि इससे कैसे काम करते हैं लोग, देखते हैं। ठीक है, देखो सीड ड्रिल जो होता है ना वो हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, यानी कि ट्रैक्टर का हेल्प करता है, इसे पीछे में लगा दिया जाता है। इसे पीछे में लगाने का ये फ़ायदा होता है सबसे पहले कि सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ पे होते हैं, यानी कि जो सीड होता है ना वो एक ही जगह ओवरक्राउडिंग नहीं हो जाते, सेम डिस्टेंस पे एंड सेम डेप्थ यानी कि गहराई पे सीड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, इट इंश्योर डैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर द सोइंग। जब हम बीज को क्या करते हैं, बो देते हैं, तो वो मिट्टी से ढक जाते हैं। ठीक है, मिट्टी से ढक जाते हैं।
तो अब आगे देखो, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बींग्स ईटन बाय बर्ड, यानी कि देखो उसे मिट्टी से क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ये भी डर नहीं है ना कि बर्ड बर्ड क्या करेंगे, उसे खा लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है। फिर देखो, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, और ये जो है ना, ये एकदम बहुत अच्छा तरीका है कि ये ना सबका क्या करता है, टाइम सेव करता है एंड लेबर भी नहीं लगने देता, यानी कि लेबर को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये। अब आगे देखो, appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant, ठीक है। देखो एक ही जगह, मतलब जैसे पहले ज़माने में, यानी कि पुराने ज़माने में हाथ से क्या करते थे, सोइंग करते थे, तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं था ना, वो तो मशीन नहीं थे, ठीक है, कि अच्छे से कर लेते, कहीं कहीं ओवर क्राउडिंग भी हो जाती थी। तो अब मतलब देखो इस तरीक़ा से ना ओवर क्राउडिंग नहीं होते। एंड आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें ना सफिशिएंट धूप भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है सोयल से, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्यू प्लांट में हैव टू द रिमूव टू द प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ठीक है। कुछ प्लांट को वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो ओवर क्राउडिंग ना हो सके, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, मतलब सॉइल में फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर को ऐड किया जाता है इसीलिए ताकि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है, क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से हो सके। अब देखो, सोइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, ठीक है। सोइल क्या करते हैं, सप्लाईज करते हैं बहुत सारे मिनरल्स, जैसे रॉ मटेरियल होते हैं, है ना, प्लांट के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं सोइल, ठीक है। द दीज न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, ठीक है। देखा होगा ना कि कभी कभी ना किसान क्या करने लगते हैं, एक ही जगह मतलब एक ही टाइप्स के क्रॉप उगाने लगते हैं, कंटिन्यूसली उगाते रहते हैं। तो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एज फॉर इमेजिंग व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट, ठीक है। देखो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अब देखो एक ही जगह एक ही सेम ही टाइप्स के क्रॉप उगाते रहेंगे तो क्या उसमें सॉइल में फर्टिलिटी कम नहीं होगी, सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, तो इसीलिए क्या करते हैं, फार्मर मैन्योर को ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है तो उसमें क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, यानी कि सॉइल में मैन्योर को ऐड करना क्या कहलाता है, मैन्योरिंग, ठीक है। आगे देखो कि इसीलिए वो ऐड करते हैं ना, ताकि वहाँ पे फर्टिलिटी बनी रहे, और इनसफिशिएंट अगर मैन्योर हो गए तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लांट वीक हो जाएगा, ठीक है, प्लांट कमज़ोर हो जाएगा और क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। देखो मैन्योर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या है मैन्योर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। देखो मैन्योर सबसे पहली बात इनऑर्गेनिक है, ठीक है, क्या है, सॉरी, ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल है, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स क्या है, नेचुरल है। अब देखो नेचुरल है, ये किस चीज़ से बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसी से डिकम्पोज होकर ये बनता है, ठीक है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट पिट एट अ ओपन प्लेस एज अलो इट टू डिकम्पोज, ठीक है। उसे कहीं पर गड्ढा खोद कर उसमें दे दिया जाता है, उस कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद अब देखो डिकम्पोज किसके थ्रू होता है, कौन कॉज करता है डिकम्पोजिशन को,
मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोई होता है, वायरस होता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और वो कुछ में वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है और वो मैन्यूर के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है एंड ये जो है मैन्यूर जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप खुद पढ़ लेना। एंड आगे देखते हैं जो फर्टिलाइजर है। देखो हमने क्या पढ़ा था, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। मैन्यूर के बारे में हमने पढ़ लिया। मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, है ना। अब हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर क्या है अब देखते हैं। देखो फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये क्या है, एक केमिकल है। केमिकल का मतलब देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट फ्रॉम द मैन्यूर, यानी कि ये क्या है, जो फर्टिलाइजर है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, किससे, मैन्यूर से। और जो फर्टिलाइजर एज द प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या कर दिए जाते हैं, प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सेम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, सल्फर, फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये सब है, ये किसका एग्जाम्पल है, फर्टिलाइजर का, ठीक है। किसका है, फर्टिलाइजर का। अब देखो the use of fertilizer has helped farmer to get a better yield of the crop, ठीक है। फर्टिलाइजर का यूज़ क्या है कि वो फार्मर को अच्छे यील्ड प्रोवाइड कर सके, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर सके, ठीक है। जैसे हम कुछ क्रॉप के नाम देखते हैं, व्हीट, पैडी, मेज, ठीक है। इन सब की खेती होती है तो ये ऐड किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब सॉइल यानी कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखो एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाता है, सोयल लेस फर्टाइल, यानी कि सोयल की जो फर्टिलिटी हो जाती है ना, जो सोयल की फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाती है, यानी कि लेस फर्टिलिटी हो जाती है किसकी, सोयल की, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने पे। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या है, फर्टिलाइजर को हम सोर्स ऑफ वाटर पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, यानी कि ये सोर्स ऑफ वाटर पॉपुलेशन भी है, ठीक है। ऑर्डर टू द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, ठीक है। अब देखो सब्सटेंस फर्टिलाइज विद द ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड एज इन बिटवीन टू क्रॉप, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखो अगर हम ये हमने पढ़ा था ना ऊपर में कि एक ही जगह सेम ही टाइप्स के क्रॉप उगाने से क्या हो जाता है, यानी कि ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो अब देखो ये कुछ बोल रहे हैं कि यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो अनदर मेथड जो है ना, यानी कि सॉइल विद न्यूट्रिएंट विद थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन पढ़ रहे हैं, क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा वो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेटिव, यानी कि उस पर ना डिफरेंट टाइप के अगर क्रॉप उगाएं, ठीक है, एक बार धान उगाए, एक बार गेहूँ उगाए, एक बार आलू, ठीक है, इन सब की खेती हो जाए तो क्या हो जाता है, ठीक है। अगर अगर इन सब की खेती होती है ना, हम आगे देख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। नर्दर्न इंडिया जो है, नर्दर्न इंडिया में क्या करते हैं लोग, जो नर्दर्न इंडिया है ना वहाँ पर यूज्ड करते हैं लोग, लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट एज फोडर इन वन सीजन, ठीक है। और एक सीजन कभी लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं, यानी कि पल्सेस वगैरह, ठीक है, पल्स के प्लांट वगैरह, पल्स क्रॉप, ठीक है। और व्हीट उगाते हैं। तो इससे होता क्या है कि अलग अलग खेती होती है ना, यानी एक बार पल्स की कर लो, एक बार व्हीट की कर लो, एक बार पैडी की कर लो, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप उगा रहे हैं तो जल्दी फर्टिलिटी कम नहीं होगी। तो अब देखो कि यही है कि वहाँ पे मतलब सॉइल फर्टिलिटी कम नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगाने का कि फर्टिलिटी सॉइल की कम नहीं होती। अब देखो यहाँ पर एक नेम दिख रहा होगा, ठीक है, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म पहले पढ़ा था ना, तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है बैक्टीरिया। तो इसका नाम क्या है, राइजोबियम, ये कि बैक्टीरिया है। और ये कहाँ रहता है सॉइल में। क्या काम है इसका, काम ये है कि
कि जो नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट है, यानी कि जो भी पल्सेस प्लांट है, यानी कि पी, ग्रेप्स, मूंग वगैरह, ठीक है, उन सब के जो जड़ होते हैं उसमें नोड्यूल प्रेजेंट होता है, वहीं पे ये रहता है और वो इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करवाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के रूट में फिक्स करवाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, किन दोनों में, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में। फर्टिलाइजर और मैन्योर में दोनों में क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉल्ट। ठीक है, क्या है ये, फर्टिलाइजर जो है ना वो आर्टिफिशियल यानी कि हम बनाते हैं, वो कोई नेचुरल नहीं है, हम बनाते हैं। और ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक मतलब हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल। और सॉल्ट जो होता है ना, वो सॉल्ट भी कई तरह के होते हैं, हम तो खाते हैं NaCl, है ना, क्या खाते हैं, NaCl सॉल्ट, यानी कि जो सिंपल से होते हैं वो खाते हैं, लेकिन सॉल्ट भी अलग अलग होते हैं जैसे डिटर्जेंट वगैरह। ठीक है, अब देखो हम मैन्योर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। ठीक है, देखा था ना कि जो कैटल डंग वगैरह को क्या करते थे, वो कुछ दिनों के लिए छोड़ देते थे गड्ढे खोद के, और उसमें डिकम्पोज हो जाता था थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, मैन्योर में। ठीक है, आया समझ में। सेकेंड पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को प्रिपेयर किया जाता है कहाँ, फैक्ट्री में। ठीक है, मैन्योर कैन बी द प्रिपेयर इन द फील्ड, यानी कि मैन्योर को हम अपने घर में प्रिपेयर करते हैं या फिर किसी फील्ड में, खेत वेत में। ठीक है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, कोई ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि मॉइस्चराइजर, सॉइल में मॉइस्चराइजर होना, न्यूट्रिएंट आना, मिनरल्स हो जाना। ठीक है, तो ये सब कोई प्रोवाइड नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, मिनरल्स तो करता भी है, लेकिन जो मॉइस्चराइजर वगैरह है ना वो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो मैन्योर है ना वो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। ठीक है, NPK। ठीक है, इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और ये जो है मैन्योर, ये लेस ही अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा नहीं करवाते भाई। इसमें ना अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कुछ भी, मतलब आर्टिफिशियल है तो अपनी मर्ज़ी से बना लो, लेकिन इसमें है नहीं ना, ये नेचुरल है ना। अब देखो ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर के फ़ायदे क्या होते हैं। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, यानी कि क्या फ़ायदा होता है, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ वाटर बिकम ईजी। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, यानी कि सॉइल है, सॉइल में छोटे छोटे छेद प्रोड्यूस कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो आउटरमोस्ट गैस है ना, गैस कर क्या करते हैं, यानी कि जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी जिनकी ज़रूरत होती है वो ईजिली अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मैन्योर का काम है ये। ठीक है, अब फोर्थ में क्या है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसे क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया है हमने। इरिगेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इरिगेशन से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव, यानी कि हर लिविंग बींग्स को, हर लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए ही होता है। ठीक है, वाटर इज द इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वाटर प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट रूट, प्लांट में रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है। along with water minerals and fertilizer are also absorbed। ठीक है, रूट के थ्रू ही क्या होता है, प्लांट में वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर।
ठीक है। व्हाट इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि सीड को निकलने के लिए, अंकुरित होने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसफर टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। आगे देखो, आगे हम देखेंगे क्या है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, ठीक है। देखो वाटर क्या है, वाटर ठंडी से भी और गर्म चीज़ों से यानी कि गर्म हवा से भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। देखो मॉइस्चराइजर से बचाता है एंड मेंटेन करता है, मॉइस्चराइजर मेंटेन करता है और उसे हेल्दी क्रॉप के लिए, ठीक है, एक अच्छी क्रॉप हो सके, इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फील्ड हैव वाटरिंग रेगुलरली। आप जिस फील्ड पे अगर आप अनाज उगाना चाहते हो, क्रॉप उगाना चाहते हो, जहाँ पर क्रॉप उगती है उस फील्ड को क्या करना चाहिए, रेगुलरली वाटर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो देख लो यहाँ पे द सप्लाई ऑफ वाटर, यहाँ से द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलरली इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि आप उस फील्ड पे रेगुलरली आप वाटर देते जा रहे हो, जितनी वाटर की ज़रूरत है उतने देते जा रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिगेशन, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब देखो इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मतलब अलग अलग होते हैं क्रॉप टू क्रॉप। किस क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए होगा, किस क्रॉप में कम पानी चाहिए होगा। आपने देखा होगा राबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि वो समर सीजन में उगता है, समर सीजन में वो उगता है, इसीलिए उसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ना वो उसमें से इवोपरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी का इवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा चाहिए होता है। सीजन टू सीजन अलग होते हैं, सोइल टू सोइल अलग होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। समर सीजन में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इंक्रीज रेट ऑफ द इवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दिस लिप्स, ठीक है। लिप्स से भी क्या हो जाता है, इवोपरेशन यानी कि ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो सोर्स ऑफ वाटर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन पढ़ रहे हैं। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड डैम एंड कैनाल्स, ठीक है। बहुत सारे सोर्स हैं हमें पानी लेने का, ठीक है। इरिगेशन करने के लिए पानी की कमी नहीं है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉरी कुछ दिक्कत हो गई है। अच्छा देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, द वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक एंड कैनाल इज फिल्ड ऑफ द बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। देखो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट रीजन में अलग तरीक़ों से ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, और वो सब क्या करते हैं, अपने अपने तरीक़ा से अपने खेतों को इरीगेट करते हैं, ठीक है, इरीगेशन करते हैं। कैटल, यहाँ से देखो कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, ठीक है। इन सब दिस मेथड में यानी कि पहले ज़माने में ये मेथड यूज़ किया करते थे। अब तो हालांकि बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ऐसे करते थे। कैटल यानी कि जानवर को यूज़ करते थे, ह्यूमन लेबर को यूज़ करते थे इसे इरीगेट करने के लिए, ठीक है, ये काम करने के लिए। तो वो देखो वो जो मेथड था ना वो काफ़ी चीपर था, मतलब सस्ते थे और लेस एफिशिएंट थे, यानी कि काम ज़्यादा नहीं हो पाता था। भाई इंसान है, इंसान तो थकता ही है ना, इंसान थक जाता था। लेकिन अब देखो आगे देखो कि क्या क्या है, कौन कौन सा मेथड है। एक हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मोट यानी कि पुली सिस्टम, और सेकेंड देख रहे हैं चेन पम्प, ठीक है, चेन पम्प देख रहे हैं। देखो एक मिनट यहाँ से कि चेन पम्प देख रहे हैं। अच्छा देखो मोट जो हमने देखा ना पुलिस सिस्टम, वो देखो इस टाइप का था, ठीक है,
किस टाइप का था, इस टाइप का है कि यहाँ पर पुले लग रखे हैं, पुले लगी हुई हैं और यहाँ से खींचते हैं तो ये जो भी बाल्टी लगी होती है नीचे वो नीचे जाती है, फिर पानी ऊपर आता है और बाल्टी ऊपर आती है जब ये किसान पकड़ कर यहाँ पर पानी उड़ेल देते हैं। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर पानी गिरा देते हैं और उसके थ्रू इरिगेशन होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पर चेन पंप। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं चेन पंप। चेन पंप को देख लो आप कि यहाँ पे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि रस्सी द्वारा खींचे जाते हैं इन्हें ना, ऐसे ऐसे ये भी क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं सर्कल में और यहाँ से पानी निकाल कर इस देखो कैनाल लाइक थोड़े छोटे से कैनाल लाइक बने हैं और ये खेतों में पानी जाता है, इसके थ्रू इरिगेशन होता है। थर्ड में देखो डेगली हैं, डेगली में देखो यहाँ पर ये इस साइड से पत्थर बंधे हुए हैं, इस साइड से देखो ऐसे हैं, यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, जब ज़रूरत होती है तो वो उठा देते हैं, फिर पानी निकालते हैं, फिर इरिगेट करते हैं, इरिगेशन करते हैं। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। अब देखो थर्ड तक पढ़ लिया। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है, यहाँ पर क्या है, रहत है, रहत है एंड लेवर सिस्टम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि पंप आर द कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर। ठीक है, देखो पंप का यूज किया जाता है एंड देखो यहाँ पर कैटल का यूज़ किया है और ये ना ऐसे ऐसे रिमूव करवाते हैं, गोल गोल रिमूव करवाते हैं तो वहाँ से पानी निकलता है और एक नाली के थ्रू, नाली जैसे बना देते हैं, नाली के थ्रू खेतों में पानी जाता है। अब देखो पंप आर कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर, पंप का यूज़ करते हैं लिफ्टिंग वाटर के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू द रन दिस पंप। ठीक है, इस पंप को चलने के लिए, इस तरीक़ों को कंटिन्यू रखने के लिए, चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो कि ये सिस्टम है, ये क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, वेल से क्या निकालता है, पानी निकालता है। यहाँ पर देखो एक मतलब नोबल लाइक्स बना है, वो रोटेट करता है और यहाँ से पानी आता है। पानी देखो हर एक जगह एक पाइप लगा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर लगा है, ऊपर गया है, फिर लगा है, ऐसे करके और इसमें फुहारे जैसे, फुहारे की तरह पानी आता रहता है। ठीक है, फुहारे की तरह पानी आता रहता है और वहाँ से खेतों की इरिगेशन होती है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ड्रिप सिस्टम है। ठीक है, सेकंड क्या है, ड्रिप सिस्टम है। इसमें भी सेम है, सेम ही चीज़ है कि यहाँ पर ये चीज़ें लगी हैं और इसके थ्रू ये रोटेट होते तो पानी आता है ऊपर। इस पाइप से देखो वहाँ पे बहुत सारे पाइप लगे हुए थे, अनेक जगह ऐसे ऐसे सभी जगह लगे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही होता है और एक ही जगह से पानी सभी जगह जाता है। अगर यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया तो इधर की तरफ मूव कर लेगा। ठीक है, इधर की तरफ मूव कर लेगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो इधर की तरफ मूव कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो पानी वेस्ट होता है ना वो कम होता है, पानी वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आगे समझ में। आपने इरिगेशन मेथड सब पढ़ लिया है ना, इरिगेशन मेथड पढ़ लिया है। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। ठीक है, वीड से प्रोटेक्शन कैसे होता है। ठीक है, वीड मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। ठीक है, जैसे प्लांट लगाते हैं उसमें अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। ठीक है, अब देखो in a field many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. ठीक है, these undesirable plant are called weed. ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो उग जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी उग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। देखा होगा ना कि खेती जब होती है जो क्रॉप के साथ अनेक अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, वीड कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, जब हम उसे रिमूव करते हैं यानी कि निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with a crop plant for water, nutrient, space and light. ठीक है, देखो जो क्रॉप होती है ना हमारी, जो हमारे लिए नेसेसरी है, उनके साथ अनवांटेड प्लांट यानी कि वीड्स आ जाते हैं। वीड्स देखो वो निकालना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ना वो क्रॉप के साथ कम्पीट कर रहा है। ठीक है, कम्पीट कर रहा है किस आधार पे, देखो वाटर के लेवल पे, वाटर के आधार पे, न्यूट्रिएंट के आधार पे, स्पेस के आधार पे एंड लाइट के आधार पे। ठीक है,
जो उन क्रॉप को मिलने चाहिए ये सब चीज़ उनके साथ साथ वो वीड्स भी ले रहे हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, और ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है, अफेक्ट करता है, इसीलिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और सम वीड इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड ये हार्वेस्टिंग में भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड पॉइजनस फॉर एनिमल के लिए पॉइजनस होता है, एंड ह्यूमन बींग के लिए भी क्या होता है, ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए भी क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, इसीलिए इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मर एडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फार्मर इसीलिए बहुत बहुत तरीका अपनाते हैं इसे रिमूव करने को या फिर इसे कंट्रोल करने को, ठीक है, इसे कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर इसे निकाल देना चाहते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन द ऑफ रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड, ठीक है, देखो जब वो खेत को टिलिंग करते हैं यानी कि खेत को हल से जोतते हैं, उसी टाइम क्या करते हैं वो जो भी अनवांटेड प्लांट उस टाइम भी आ जाते हैं तो उसे निकाल देते हैं, उसे ड्राई होने के लिए दे देते हैं, ड्राई हो जाता है तो वो सूख जाते हैं, तो उस सॉइल के साथ उसे मिला देते हैं, तो एज अ मैन्योर वर्क करता है वो, ठीक है, मैन्योर एज ए मैन्योर वर्क कर देता है वो, तो अच्छी बात है। अब देखो आगे, द वेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड वीड्स, ठीक है, इसका सेकंड वाला हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि टेलिंग से हम निकाल देते हैं, और सेकेंड हम क्या पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले अगर इसे निकाल रहे हो, अगर इसे रिमूव कर रहे हो, तो इसका वेस्ट तरीका यानी कि बहुत अच्छा टाइम ये है कि उसमें अगर फ्लावर नहीं आया हो और सीड भी नहीं आया हो, उसी टाइम इसे निकाल देना चाहिए। द मैनुअली रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल द weed by uprooting of cutting them close to the ground from time to time. This is done with a help of a खुरपी, ठीक है, आपने देखा होगा ना गांव में, मतलब खुरपी होते हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लाइक्स होते हैं खुरपी, ठीक है, खुरपी से क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं, ठीक है, और वो वेस्ट टाइम होता है कि इसमें अगर फ्लावर नहीं आया हो और सीड भी नहीं आया हो, ठीक है, और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू द अप्रोट वीड, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। हमने 3 तरीका पढ़ा है ना, 3 तरीका पढ़ा है, तो आप ध्यान रखना। अब आगे देखो कि वीड आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड, ठीक है, देखो वीड को रिमूव करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीका एज अ केमिकल यूज़ करते हैं ना, केमिकल भी डालते हैं, केमिकल डालने हम खेत में केमिकल डाल रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स कहते हैं, ठीक है, दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड, ठीक है, इसे स्प्रे किया जाता है खेतों में और वीड को किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि डैमेज नहीं होती क्रॉप, ठीक है। वीडिसाइड आर डाइल्यूट विद वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है टू द एक्सटेंड रिक्वायरमेंट एंड स्प्रे इन दिस फील्ड विद अ स्प्रेयर, ठीक है, स्प्रे किया जाता है फील्ड में विद अ स्प्रेयर। एंड यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि यहाँ पर किसान अंकल हैं और ये खेतों में क्या कर रहे हैं, वीडिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रेइंग कर रहे हैं, वीडिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो, अच्छे से ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखो, द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लावर होने के पहले और सीड फॉर्मेशन होने के पहले ही क्या करते हैं, उसे मतलब ये केमिकल यूज़ किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ द वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर की हेल्थ पे भी क्या ये फ़र्क पड़ सकता है, इस वीडिसाइड से फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली, कि इसका यूज़ बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत केयरफुली करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज, अपने नाक को ढक लेना चाहिए, मौत को ढक लेना चाहिए किसी पीस ऑफ क्लॉथ से ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, ठीक है, ये केमिकल आप अगर खेत में डाल रहे हो तो उसके दौरान आपको नाक बंद कर लेने चाहिए एंड माउथ बंद कर लेने चाहिए किसी कपड़े से, एंड बहुत अच्छे केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए, खेतों में बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ सकता है किसानों को, तो इसीलिए बहुत केयरफुली करना चाहिए। आज ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, हार्वेस्टिंग। ऑलरेडी पिछले वाले टॉपिक जितने भी
इस बुक में थे सारे हो चुके हैं। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग से। ठीक है, देखो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया था, प्रिपेयर ऑफ द सॉइल यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था वो सब कर लिया था। ठीक है, बीज बोए थे, बीज को इरीगेट किए थे, फिर वीड्स जो थे अनवांटेड प्लांट थे उसे निकाल लिए थे। ठीक है, अब देखो वीडिसाइड भी किया था। अब बाद में अब देखो सब कुछ कर लिया, उसे हार्वेस्ट करने की भी तो ज़रूरत है ना, यानी कि कटाई करने की भी ज़रूरत है। तो देख लो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इन एन इम्पोर्टेंट टास्क, यानी कि हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, अब देखो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप जो होती है ना मैच्योर हो जाती है, यानी कि अच्छी तरह से पक जाती है, तो उसे काटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि काटनी ही पड़ती है और काटनी चाहिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्रॉप का कटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट एंड कट। ठीक है, उसे खींच लिए जाते हैं या फिर कट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज अदर डन मैन्युअली बाय द सिकल। ठीक है, देखो हमारे यहाँ जो है क्या चीज़ है कि कटाई की जाती है ना, वो सिकल से की जाती है, यानी कि जनरली इंडिया में कटाई की जाती है यानी कि हार्वेस्टिंग की जाती है वो सिकल से की जाती है, यानी कि दराती जानते होंगे ना आप सब, गांव में देखा होगा है ना, या फिर मशीन से की जाती है। उस मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टर क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू द सेपरेट, कहाँ से, सेपरेट फ्रॉम द शाफ्ट। ठीक है, अच्छा देखो आप सबने देखा होगा ना कि गेहूँ देखे होंगे। गेहूँ में क्या होता है, गेहूँ को मतलब काटते हैं, उसे हार्वेस्ट करते हैं, बाद में ना उसे थ्रेश करते हैं, है ना। मतलब उसके जो ऊपर की कवरिंग होती है ना, कवरिंग जो यानी कि मान के चलो ये क्या है, गेहूँ है, ऊपर से ऐसे ऐसे कवरिंग होते हैं ना, कवरिंग होते हैं, उसे हटाना होता है, उसे साफ़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साफ़ कहते हैं। जो ऊपर की लेयर है ना, कवरिंग है ना, जो लेयर टाइप्स के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, साफ़ कहते हैं, और उसे हटाना होता है। जो सीड्स होती हैं उसके ऊपर वो जो साफ़ हैं उसे हटाना होता है, उस हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बीज के ऊपर से जो लेयर है उसे हटाते हैं, साफ़ को हटाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज कैरी आउट with the help of the machine called combined with is in fact of the harvester as well as the thresher। ठीक है, देखो एक मशीन होती है, उसमें ना हार्वेस्टर भी होते हैं, थ्रेसर भी लगा होता है। ठीक है, बहुत सारी कंबाइन होकर एक मशीन बनते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि थ्रेसर होता है जो साफ को रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अच्छा देखो यहाँ आगे देखो कि क्या है, फार्मर विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड साफ बाय द विनोइंग। ठीक है, अच्छा देखा होगा जो गरीब किसान होते हैं अभी भी, या फिर पहले ज़माने में ऐसे किया जाता था कि एक मतलब छोटे से मशीन होते थे, उसे ना एक ही जगह गाड़ दिया जाता था, और वहाँ पे मतलब जो भी फसलें होती थी वहाँ पर लेकर आकर और उसे थ्रेस किया जाता था। ठीक है, आया समझ में, उसे क्या करते थे, थ्रेस करते थे। तो ये बात थी, थ्रेस करते थे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अच्छा देखो आगे देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, तो उनके बारे में हम देखते जा रहे हैं। अच्छा देखो लोग क्या करते हैं, वन सीजन में जैसे मानकर चलो पैडी सीजन है, वीट सीजन है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक साथ 4-5 महीने या फिर 3-4 महीने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। जो भी किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो वो उसके बाद वो सब पता है इंजॉय भी करते हैं। बाद में क्या होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं उनके, स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल। ठीक है, पोंगल है, एक क्या है, पोंगल है, बैसाखी है, होली भी होती है, दिवाली, नवैया, ठीक है, एंड बिहू। ठीक है, ये सब फेस्टिवल जो है, ये सब फेस्टिवल मनाए जाते कब, सॉरी कुछ दिक्कत हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ तक जो मतलब पोंगल है, ये सब होली दिवाली ये सब क्या है, फेस्टिवल हैं, और ये सब यानी कि क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, फिर ये मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अच्छा हमारे क्या हो गए, हार्वेस्ट भी हो गए। अब देखो उसके बाद जो हार्वेस्ट कर लिए तो उसे स्टोर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। क्या है, स्टोर करना। ठीक है। अब देखो हार्वेस्टेड ग्रेन जो है उसे हम लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद मतलब ये होता है कि मॉइस्चराइजर से, इंसेक्ट से एंड रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे बचा कर रखते हैं। अच्छा देखो, हार्वेस्ट ग्रेन है मोर मॉइस्चराइजर। अच्छा जब खेत से लाते हैं, इंसान खेत से लाते हैं, क्रॉप ले आते हैं घर हार्वेस्ट करके, तो उसमें होता क्या है कि उसमें थोड़ा पानी पानी सा, यानी कि मॉइस्चराइजर यानी कि नमी उसमें थोड़ी थोड़ी सी होती है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी सी नमी होती है। तो इफ़ फ्रेशनली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, ये बोल रहे हैं कि विदाउट ड्राइंग यानी कि ड्राइंग करके सुखा कर उसे धूप में अच्छे से सुखा लो। अच्छे से सुखाने के बाद क्या करो, उसे स्टोर करके रख लो। ठीक है। नहीं, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो स्पॉइल्ड हो जाएंगे, अट्रैक्ट बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ मतलब फंगस, कुछ बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा, क्योंकि नमी होंगे तो बैक्टीरिया अटैक करेगा। अटैक करने के बाद उसे मतलब खा लेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। ठीक है। तो फिर वो हमारे लिए अच्छी बीज नहीं रह पाएगी जर्मिनेशन के लिए। यानी कि हम अगले साल, नेक्स्ट साल क्या करते हैं, बोने के लिए स्टोर करके रखते हैं ना, कि अगले साल यही खेत में बोएंगे, तो उसके लिए फिर कंफर्टेबल नहीं रहेगा, अच्छी हेल्दी क्रॉप नहीं होगी। ठीक है। हेल्दी क्रॉप नहीं रहेगी। स्टोरिंग देम इन ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चराइजर इन देम। जो फसल में जो हम काट के खेत से लाते हैं तो उसमें मॉइस्चराइजर होता है, नमी सी होती है, तो उसे अगर धूप में नहीं सुखाएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे ना बाद में। तो इसीलिए उसे अच्छे से प्रॉपरली धूप लगाए जाते हैं, इसीलिए ताकि उसमें से पानी निकल जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है। और क्या हो सके, जो प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट, बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है। इन सब से वो बचे रहे। ठीक है। कभी कुछ ना हो उसके साथ, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, उस पर अटैक ना करे। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर स्टोर करने की बात चल रही थी। तो यहाँ पे देखो, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग। फार्मर किस में स्टोर करते हैं, जूट बैग में स्टोर करते हैं अनाज को। ठीक है। जूट बैग में करते हैं। आगे देखो, जूट बैग में करते हैं या फिर मेटालिक बीन्स में करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। ठीक है। ये सिलोस में भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे स्टोर करना होता है, तो वो कहाँ करता है, सिलोस में करते हैं एंड ग्रेनरीज में करते हैं। ठीक है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेट, वही बात फिर से कि पेट से, लाइक चूहा एंड इंसेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है। ड्राई नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, कि हमारे घर में क्या करते थे पहले, कि उसे नीम के पत्ते, उसमें जो भी स्टोर करके रखते थे उसमें नीम के पत्ते डाल देते थे ताकि वो ख़राब ना हो सके। ठीक है। देखो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन इन बिग गोडान में रखे जाते हैं। देखा होगा आपने कि किसान खेती करते हैं और वो ज़्यादा हो जाता है, अनाज खुद के लिए जितनी ज़रूरत होती है वो रख लेते हैं घर में, बाकी बेच देते हैं। और जो गवर्नमेंट खरीदती है वो गोडान में रखती है ना, बड़े बड़े स्केल पे। गोडान में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, लोग केमिकल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, यानी कि कुछ पिल्स रख देते हैं उसमें ताकि वो ख़राब ना हो सके। ठीक है। उस पर पेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके। ठीक है। प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। देखो, यहाँ तक हमारा वो हार्वेस्टिंग भी ख़त्म हो गया, स्टोर भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है। हमें जो फूड मिल रहा है एनिमल से, वो देख रहे हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, फूड है, फूड का नाम क्या है, मिल्क है। सोर्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, कि सोर्स मीन्स क्या होता है कि जिस चीज़ से जो चीज़ मिले, यानी कि जो हमारी फूड हैं, जिसके थ्रू मिले फूड, वो क्या हो जाता है, सोर्स हो जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पर मिल्क है, मिल्क काऊ से, फैलो से, सी गोट से, सी कैमल से, इन सब से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। तो ये सब क्या हो गया, सोर्स हो गया। ऐसे बच्चों आप सब ये 3 करके आओगे। ठीक है। फूड नेम लिखना, उनके सोर्स लिखना। ठीक है। आप सब करके आना। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है कि लाइक अ प्लांट एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें प्लांट और एनिमल, हम कहाँ, हम डिपेंड है ना, हम ह्यूमन बींग हैं, हम डिपेंड है, हम क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल से ही खाना लेते हैं। ठीक है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया
कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द देयर डाइट। ठीक है, ज़्यादातर आदमी आपने देखा होगा जो कोस्टल लाइन में, कोस्टल एरिया में रहते हैं, यानी कि नदी किनारे में जो भी बसे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो कोस्टल एरिया के लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिश उनके डाइट में प्रोबेबली बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में यूज़ वो सब करते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर देखा होगा सिलेक्शन ऑफ सीड हुआ था, सोइंग हुआ था। ठीक है, एनिमल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ था। ठीक है, ये सब देख लिया। अच्छा आगे देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसे हमने प्लांट के बारे में देखा था, वैसे एनिमल के बारे में देख लो। एनिमल रिएट मतलब होता है पालना, एट होम और इन फार्म, यानी कि एनिमल को हम कहाँ पालते हैं, होम में पालते हैं, घर में पालते हैं या फिर फार्म में पालते हैं। हैव टू बी द प्रोवाइड विद द प्रॉपर फूड, उसे हम क्या करते हैं, प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एंड केयर करते हैं। ठीक है, व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि हम एज ए कमर्शियली यूज़ करते हैं उस एनिमल को, यानी कि ये करते हैं कि उसे पालते हैं, यानी कि 10-20 भैंस पाल लिए, गाय पाल लिए, बकरी पाल लिए, है ना, और उनसे क्या करते हैं, दूध मिलता है तो वो कमर्शियली यूज करते हैं, यानी कि उसे बेचकर और खुद में पैसा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। अच्छा देखो यहाँ लास्ट है आपका चैप्टर, क्या है, कंप्लीट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है तो आप देख लेना। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट है, क्लास 8 चैप्टर 1 कंप्लीट है। तो आप बताना कि ये चैप्टर आपको समझ में आया और वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और पढ़ते रहना। अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप सब भी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बाय।